हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको मेरे प्यारा सा चैनल बाबा मैथ्स वाला पर। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये सिंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जो हम करने जा रहे हैं, जो टर्म 2 के लिए है, वो केवल सिंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा, बल्कि वो हर तरह का कॉन्सेप्ट भी हम इसमें देने का कोशिश करेंगे जो टर्म 2 में पूछा जा सकता है। हम ये कैसे बोल रहे हैं कि वो तरह का कॉन्सेप्ट कैसे दे देंगे। देखो, हुआ क्या है कि टर्म 1 में सीबीएसई ने पेपर हार्ड सेट किया था, सबको मालूम है। तो सीबीएसई इस बार क्या करेगा कि हो सकता है कि क्वेश्चन हल्का देने का कोशिश करे, लेकिन हल्का देने का मतलब ये नहीं है कि वो एकदम हूबहू क्वेश्चन टर्म 2 का उठा के आपका जो सिंपल क्वेश्चन पेपर का है वो दे दे। बस वो क्या करेगा कि जो भी सिंपल क्वेश्चन पेपर आपका आया हुआ है उसी तरह का रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज करके इधर उधर डिजिट्स को, नंबर्स को चेंज करके देगा। कोशिश करेगा कि उसी तरह का कॉन्सेप्ट दें ताकि बच्चों को जो सिंपल क्वेश्चन पेपर लॉन्च किया गया है उसकी प्रिपरेशन से उसका अच्छा मार्क्स आ जाए, अगर टर्म 1 गड़बड़ हुआ है तो भी। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपका टर्म 2 का जो सिंपल क्वेश्चन पेपर का है, उसमें वो सारे कॉन्सेप्ट को हम डील करने का कोशिश करेंगे जो उसमें रिलेटेड टच हो रहा है, ताकि आगे का जो पेपर आएगा आपका सीबीएसई का वो आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है ना। तो आप बी केयरफुल होकर के, बी पेशेंस रख करके आप हर पार्ट को, हर चीज को देखिएगा। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न को समझते हैं कि इस बार किस तरह का पेपर आ रहा है। आपको सेक्शन 3 होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 6 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक 2-2 मार्क्स के होंगे, जो कि शॉर्ट आंसर होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो 2 मार्क्स के होंगे, यानी कि 6 दूना 12। सेक्शन बी के में आपके 4 क्वेश्चन मिलेंगे और वो प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे, तो हो गए 4 × 12। और सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि हो गए आपके प्रत्येक 4 मार्क्स के, तो 4 × 4 = 16। और सेक्शन बी में जो लास्ट 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन होंगे वो केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें अगर मान लीजिए कि 13-14 2 क्वेश्चन हो गए तो 13 में 2 को क्वेश्चन दे देगा केस बेस्ड में, और फिर 14 में 2 क्वेश्चन दे देगा केस बेस्ड में। तो अगर 13 का वो 2 करता है तो वो प्रत्येक में क्या करेगा, 2-2 मार्क्स देगा। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आएगा। 1 नंबर का पेपर नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, और 40 पुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ log of x, है ना, log of x डिवाइडेड बाई 1 + log of x to the power 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें देखो, इसमें हमें टेंशन हो रहा है कि क्या से शुरुआत करें, तो हमें log x बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम log of x को पुट कर देंगे। पुट log of x = t। तो डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर x का हो जाएगा dx = dt। तो यहाँ से हम अगर dx पूछें तो dx हमारा हो जाएगा x × dt। तो भैया dx को तो पूरी तरह से dt में कन्वर्ट करना होगा, ये x को हमें क्या करना होगा, t के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो अब बताओ कि ये अगर लॉगरिथमिक है तो यहाँ पे बेस e माना जाता है, तो ये आर्गुमेंट को अगर आपको लिखना है तो log हट जाएगा और e उधर चला जाएगा। तो e नीचे है अगर बेस की तरह, तो यहाँ भी बेस की तरह ही वर्क करता है, याद रखिएगा। t ऊपर है वो रहेगा, x भी ऊपर है वो रहेगा। तो x बराबर आर्गुमेंट के बराबर क्या लिखा जाता है, जो नीचे है वो नीचे ही रखेंगे बेस की तरह, और पावर में t। तो यहाँ पे आप ये समझ गए कि dx को वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx का वैल्यू e⁻t और dt। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर हमको इंटीग्रेशन करना हो तो अब हमारा इंटीग्रेशन बदल जाएगा ऐसे। log x के जगह पे तो आप t माने हुए हैं, तो ये t हो जाएगा। dx जो है आपका वो हो जाएगा e⁻t और dt, और डिवाइडेड बाई 1 + log x, तो 1 + log x का वैल्यू आपका फिर से t और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आपको करना है। तो चलिए करते हैं, है ना। एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा, ये e⁻t को पहले लिख लेते हैं और t डिवाइडेड बाई 1 + t⁻2 और dt कर लेते हैं, है ना। e⁻t और t डिवाइडेड बाई 1 + t का होल स्क्वायर dt। एक फार्मूला आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन में कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x रहता है और ब्रैकेट में एक fx हो, और इसी fx का बगल में अगर dc हो जाता है तो इसका फार्मूला हो जाता है e⁻x fx और प्लस c, ये फार्मूला हो जाता है। तो यही हम लगाने का कोशिश करेंगे। e⁻t है और बगल में हमको क्या करना होगा कि t डिवाइडेड बाई 1 + t का जो होल स्क्वायर है उसको इस तरह से 2 पार्ट में बांटना होगा, इस तरह से 2 पार्ट में बांटना होगा कि एक बन जाए fx और एक बन जाए f'(x). वो कैसे करें, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा फील करना होगा इस चीज को। सोचो,
सोचो कि 1 प्लस ये फंक्शन है और ये एफ डेस एक्स है, तो एफ डेस एक्स जो होता है, जो फंक्शन मानोगे उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर ये 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है तो कुछ देर के लिए ये सोचो कि अगर यहाँ पे हम 1/1 प्लस टी लिखते हैं तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ऐसे ही थॉट से सोचना है, अगर हम 1/1 प्लस टी लिखें तो इसका इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो 1 फंक्शन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, -1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो ये जरा देखिए कि यहाँ पे स्क्वायर जो है, इसीलिए हम सोचे कि पहले अगर स्क्वायर है तो ए को कम कर लो, क्योंकि 1/1 प्लस टी लिखोगे तो अपने आप डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। तो अब क्या करो कि यहाँ पे तुम ऐसे लिख दो -1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब सोचो कि क्या तुम जो क्वेश्चन में चेंजिंग किए हो, क्या वो क्वेश्चन बदला हुआ है या फिर वो मैनेज होके जो है वही लौट आएगा। जिस तरह से हम ये बोल रहे हैं कि आपने t/1 प्लस टी का होल स्क्वायर को कुछ इस तरह से लिखने का कोशिश किया है। e का पावर t तो पहले से है, ये कहानी को आपने इस तरह से लिखने का कोशिश किया है, क्योंकि 1/1 प्लस टी का डिफरेंशिएशन -1/1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको एलसीएम लेके देख लें कि ये वाली कहानी ये लौट रही है कि नहीं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर है ना, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो ये इससे कटेगा तो एक बचेगा 1 प्लस टी और फिर ये माइनस और ये 1। तो जरा देखिए, तो ये 1 कट जाएगा और t/1 प्लस टी का होल स्क्वायर आ ही जाएगा। इसका मतलब कि इसको हम लोग f(x) की तरह मान सकते हैं और यहाँ पे प्लस मान के इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये f(x) है। तो इसका मतलब अब हमारा फॉर्मूला वर्क करेगा। तो अब डायरेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x f(x) प्लस f(x) क्या हो जाता है, e का पावर x इंटू f(x). तो ये हो जाएगा e का पावर t और f(x) का वैल्यू ये यानी कि 1/1 प्लस टी और प्लस c। अब t का वैल्यू आपने माना था क्या, t का वैल्यू आपने माना था log ऑफ x टू द बेस e। तो ये लिखना होगा आपको, या यहाँ से आप कह सकते हैं कि e का पावर t आपका x हो गया और 1/1 प्लस, यहाँ पे आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्या करते हैं कि इधर लिख देते हैं, ठीक है ना, इधर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा e का पावर t आपका क्या हो जाता है, x हो जाएगा और इंटू 1/1 प्लस log ऑफ x और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि x/1 प्लस log ऑफ x/1 प्लस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log ऑफ x प्लस c। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर को हमेशा आप क्या करिएगा कि इस तरह से घेर के और ऐसे लिखिएगा, है ना। थोड़ा सा अच्छा लगता है कॉपी तो मार्क्स आदमी मन बढ़ जाता है, एक आध नंबर काटने की वजह वो एक आध नंबर बढ़ा के देता है, ठीक है ना, सुंदर लगता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग शुरू करते हैं आपका इसी का जो और का क्वेश्चन है, और करके दिया हुआ है उस क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x डिवाइडेड बाई √9 - cos का पावर 4x dx। अब देखो cos का पावर 4x है, ऊपर sin 2x है, तो तुम्हें ये फील आना चाहिए कि अगर इसे cos स्क्वायर बना दें, जैसे इसे हम लोग cos स्क्वायर जैसे ही बनाएंगे cos स्क्वायर x, तो होगा क्या कि cos स्क्वायर को t मानेंगे और cos स्क्वायर का dc आपका sin 2x dx होता है। कैसे, तो cos स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 और cos x एक पावर कम हो जाएगा, फिर cos x का करोगे तो माइनस sin x होगा और फिर x का करोगे तो dx होगा और dt होगा। तो यहाँ से आपका 2 sin x cos x क्या हो जाएगा sin 2x और ये माइनस रहेगा तो sin 2x dx का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा dt। तो ये sin 2x और dx ये पूरा मिल जाएगा और बन जाएगा आपका माइनस dt, क्योंकि माइनस को हम उधर भेज देंगे तो माइनस sin 2x dx हमारा बन जाएगा माइनस dt। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाहर और यहाँ पे dt और डिवाइडेड बाई √9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और cos स्क्वायर माने cos का पावर 4x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर का स्क्वायर, 2 दूना 4। इसका मतलब cos स्क्वायर x को अगर हम t माने हैं तो cos स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा t का स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ इसका करना है, सिंपल सी बात है। तो ये तो माइनस बाहर है और इंटीग्रेशन ऑफ 1/, अब याद आया होगा a² माइनस x², याद आया क्या हो जाता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x/a, है ना। तो माइनस बाहर और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, तो x के जगह पे t का काम हो रहा है और a के जगह पे 3 का काम हो रहा है और प्लस c, यानी कि फाइनल आंसर आपका माइनस साइन इनवर्स t/3 के जगह पे t क्या माने हो आप, t माने हो आप cos स्क्वायर x को, है ना। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई 3 और प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया, माइनस साइन इनवर्स cos स्क्वायर
x/3 प्लस सी। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इस फंक्शन का हमको सम निकालना है, किसका किसका, तो इस क्वेश्चन के ऑर्डर का और डिग्री का। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है ये बताओ पहले। तो सबसे पहले तुमको ये सिंबॉलिकल फॉर्म का मतलब समझना होगा। dy/dx का डिफरेंशिएशन, dy/dx का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब तो ये ना होता है d2y/dx², पढ़े होगे है ना। dy/dx का वापिस से डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन, तो d2y/dx²। तो d2y/dx² का मतलब हो गया कि ऑर्डर तुम्हारा हो गया 2 है ना, और डिग्री तुम्हारा हो गया, डिग्री आपको मालूम होगा डिग्री किसे कहते हैं, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसका जो मैक्सिमम ऑर्डर आएगा, मतलब जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन होगा, जैसे 3 बार डिफरेंशिएशन होता, 4 बार डिफरेंशिएशन होता, तो इसका ऑर्डर 4 होता। और उस समय हम लोग उसका पावर देखते, जितना ऑर्डर आया है उसका पावर कितना है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है ऑर्डर डिग्री में, तो आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये d2/dx² है और इसका पावर 3 है, और प्लस dy/dx है और इसका पावर 8 है, और प्लस 5 बराबर 0 है। हम बोलेंगे कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, बताइए जरा आप। इस फंक्शन का ऑर्डर जो है आपका 2 है, क्योंकि वो मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसमें d2y/dx² ही ऑर्डर है। अब डिग्री की बात की जाए तो डिग्री को अगर आप 8 समझते हो तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम ऑर्डर आता है उसी के पावर को देखते हैं, भले ही उसका पावर 1 ही क्यों ना हो, उसी के पावर से डिग्री डिसाइड होता है। तो d2y/dx² का पावर अगर 3 है तो इसका डिग्री जो होगा वो 3 होगा, ना कि 8 गलत है, 3 सही है। तो इसीलिए ऑर्डर 2 आया और डिग्री 1 आया, तो सम हमसे पूछा था, तो सम 2 + 1 यानी कि 3 आ गया। तो हम लिख देंगे कि सम बराबर 3, और ऐसे घेर के आंसर ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि इफ a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि a का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है और b का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 है। प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 2 cos θ/2 वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। यानी कि थीटा जो है वो क्या है, वेक्टर a एंड वेक्टर b इनके बीच का एंगल है थीटा। दिमाग में रहे ये बात, है ना। अब इन्होंने पूछा है कि प्रूफ करने के लिए बोला है, तो सुनो एक बात, हमारी बात को ध्यान से। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो जिसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट ले लो, मतलब कि स्क्वायर कर दो। मतलब क्या कर दो, स्क्वायर। जैसे आपसे अगर प्रूफ दैट पूछा है a प्लस b का जो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, उसके लिए क्या करो आप कि वेक्टर a प्लस b का स्क्वायर ले लो ऐसे, और ये स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, वेक्टर a प्लस b और डॉट वेक्टर a प्लस b। आप ये फार्मूला हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी वेक्टर, जैसे मान लीजिए कि a है, इसका स्क्वायर लिखना है, तो आप इसको वेक्टर a और डॉट वेक्टर a ऐसे लिख सकते हो। तो मैग्नीट्यूड से रिलेटेड कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे, आप समझ लीजिएगा कि अगर a मैग्नीट्यूड पूछेगा तो a वेक्टर का स्क्वायर करिएगा, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछेगा b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करिएगा, और ऐसे लिख दीजिएगा। वो उससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ये पक्की बात है, ठीक है ना। इस तरह का और भी क्वेश्चंस हम बताएंगे अगले वीडियोज में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा आपका, ठीक है। तो ये स्क्वायर कर दिए हम लोग। तो अब क्या होगा जरा देखिए, वेक्टर एक डॉट लेना है ना दोनों का, तो पहले वेक्टर a का डॉट दोनों में लोगे, तो वेक्टर a का डॉट a के साथ लोगे तो a डॉट a आएगा, फिर a का इसके साथ लोगे तो a डॉट b आएगा, प्लस b वेक्टर का a के साथ डॉट लोगे तो b वेक्टर डॉट a आएगा, प्लस b वेक्टर का b वेक्टर के साथ लोगे तो वेक्टर b डॉट वेक्टर b आएगा। अब a डॉट a तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर सिंपली। या फिर आप ये कह सकते हो कि a वेक्टर का a के साथ ही डॉट ले रहे हैं, मतलब a का a के साथ एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो a मैग्नीट्यूड लिखते हो ना आप, a मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री लिखोगे। क्यों? क्योंकि a का वेक्टर a के साथ ही डॉट ले रहे हो ना, तो ये हमेशा 1 होता है। तो याद रखना वेक्टर a डॉट वेक्टर a जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर होता है। समझ गए ना, क्रॉस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन
डॉट में ऐसा होता है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही चीज़ होता है, क्रॉस में हम लोग ऑर्डरिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन डॉट में कर सकते हैं। तो ये हो गया +2 इंटू वेक्टर ए डॉट बी कैप, 2 गो हो गया, और ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो गया। अब ए का मैग्नीट्यूड इन्होंने पहले ही 1 बोला है तो ये 1 हो गया, +2 इंटू इन दोनों का डॉट लेना है। तो अब क्या करें, जैसे डॉट लिया जाता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ये हो गया ए, फिर ये हो गया बी, और ये हो गया कॉस थीटा। अब थीटा क्यों लिखे हैं, क्योंकि थीटा हमें बोला है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी है तो लिख दिए, और प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, कितना हो गया 2, और +2 इंटू इसका तो 1 हो जाएगा वैल्यू, इसका भी 1 हो जाएगा, और ये हमारा कॉस थीटा। तो अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि 2 कॉमन ले ली जाए, तो ये 1 प्लस ये कॉस थीटा बनेगा। और आप बताइएगा ध्यान से बताइएगा ये किसके वैल्यू के बराबर आया है, इसके स्क्वायर के ही ना बराबर आया है, तो 2 रहेगा। और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आप करिएगा क्या, वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप बराबर प्लस माइनस आएगा, लेकिन वेक्टर ए कैप प्लस वेक्टर बी कैप का मैग्नीट्यूड लेना है तो वो नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो नेगेटिव नहीं आ सकता है तो सिंपल सी बात है भैया, हम लोग केवल अंडर रूट वाला लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, और ये कॉस स्क्वायर है तो 1 कॉस बाहर आ जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बाई 2। तो यही तो प्रूफ करना था आपको, 2 कॉस थीटा बाई 2 है ना इसका मैग्नीट्यूड। तो लास्ट में आप जरूर ऐसे करके प्रूफ्ड लिख के 3 लाइन खींच दोगे, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आपका 3D का क्वेश्चन है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 - x डिवाइडेड बाई -1 इक्वल टू 2y - 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू z बाई 4। इस क्वेश्चन का आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन आपको बताया गया था कि सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालना होता है तो नीचे से निकलता है, लेकिन नीचे वाला का यूज तब करते हैं जब ऊपर में हमारा किस फॉर्म का इक्वेशन होता है, तो x माइनस जो आप देख रहे हैं x - x1 बाई ए बराबर y - y1 बाई बी बराबर z - z1 बाई सी, यानी कि सबसे पहले x होना चाहिए, उसके बाद माइनस प्लस हो, कोई दिक्कत नहीं है। y होना चाहिए और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और z होना चाहिए, z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसको आप कैसे करें मैनेज, तो ऊपर नीचे हम माइनस से अगर गुना कर दें ऊपर नीचे तो ये x प्लस में हो जाएगा और 3 माइनस में हो जाएगा और नीचे हो जाएगा +1। फिर इधर देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है तो ऊपर भी 2 से डिवाइड कर देंगे, नीचे भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा y - 1/2, ऊपर 2 से डिवाइड करेंगे तो, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं z - 0 डिवाइडेड बाई 4। अब हम लोग इसे डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे, 1 को और 4 को। दिस आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। तो हमारा डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, हम लोग लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे a1 बराबर 1 है ना, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 4। तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, l बराबर a1 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। उसी तरह से आपका m होता है b1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। उसी तरह से आपका n क्या होता है, तो n आपका होता है c1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो सब में देख रहे हैं एक चीज़ आप, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर है, तो क्यों नहीं हम लोग इस क्वांटिटी को पहले निकाल ही लें यहाँ पे। तो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और प्लस c1 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से 1 स्क्वायर फिर 1 स्क्वायर फिर ये 4 स्क्वायर, तो ये 4 चौके 16 और 1 17 1 18, यानी कि ये हो जाएगा 18, और 18 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 गुने 3, 2 दूना के 4, सॉरी 2 गुने 3 गुने 3, 2 तिया 6 6 तिया 18, तो 3 बार और √2, तो ये हो गया 3√2। तो इसका मतलब आपका l बराबर हो जाएगा a1 बाई इसका वैल्यू आया हुआ है 3√2, तो ये 3√2। m हो जाएगा आपका b1 कितना है 1 और बाई अंडर रूट ये यानी कि 3√2, और c1 क्या हो सॉरी LMN डायरेक्शन रेशियो का तीसरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा c1 बाई, तो c1 4 है तो 4/3√2। तो डायरेक्शन कोसाइन को लिखने का एक तरीका होता है l, m, n है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, l का वैल्यू 1/3√2 फिर कॉमा 1/3√2 फिर कॉमा
4/3√2 और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज DCS, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है ना। आई होप कि ये बात आप लोगों ने समझा होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 1 रेड एंड 3 वाइट बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले ये सोचो कि बैग में कितनी कहानी कितनी है। तो एक बैग के अंदर एक रेड बॉल है, तो एक बैग बना लो जिसके अंदर एक रेड बॉल लिख लो और 3 वाइट बॉल लिख लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ रेड बॉल्स का, और कितनी बॉल्स निकालनी है। तो इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि हमको 2 गेंद तो इसमें से निकालना है, लेकिन एक 1 by 1 निकालना है। यानी कि पहली बार में जब हम एक गेंद निकाल लेंगे तो उसको अब डालेंगे नहीं वापिस, दोबारा हाथ डालेंगे और एक गेंद और निकालेंगे। 2 गेंद निकल गया, ऐसे निकालना है। पहली बार गेंद में हाथ डाले, गेंद निकाले, जो आ गया रख लिए। दोबारा जब निकालने जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, इस गेंद को नहीं रखेंगे उसमें, दोबारा जो बच गया उसमें से निकालेंगे, और 2 ही निकालने हैं। तो हमको बताना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का, नंबर ऑफ रेड बॉल्स का। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट, है ना, सबसे पहले हम लोग लेट एक्स बी द रैंडम वेरिएबल, एक्स बी द रैंडम वेरिएबल्स डिफाइंड, आप बढ़िया से लिख लीजिए, डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ रेड बॉल्स, है ना। तो x जो हमारा हो गया वो नंबर ऑफ रेड बॉल्स हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो x क्या क्या हो सकता है, जरा सोचो x क्या क्या हो सकता है। x हो सकता है हमारा एक भी बार रेड बॉल ना आए, 2 बार में हम 1 by 1 निकालें, पहली बार डाले रेड बॉल नहीं आया, दोबारा भी डाले रेड बॉल नहीं आया। या हो सकता है एक बार हमारा रेड बॉल आ जाए और अगली बार निकालें तो नहीं आए, यानी कि एक बार केवल रेड बॉल आए, और जब हम दोनों बार निकालें तो दोनों बार ही हमारा रेड बॉल आ जाए। तो 0 का मतलब होता है कि रेड बॉल एक भी बार ना आए, दोनों बार में से, दोनों बार हाथ डाले उसमें से। 1 का मतलब होता है कि कोई पहली बार में रेड बॉल आ जाए, चाहे दूसरी बार में रेड बॉल आ जाए। इसका मतलब होता है कि दोनों का दोनों बार में रेड बॉल आ जाए। यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हमारा रेड बॉल का। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बॉक्स बनाते हैं, और इस बॉक्स के अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ इस तरह से दिखाते हैं। ये हमारा x हो गया, आई हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जगह पे हम 0 भरेंगे, 1 भरेंगे और 2 भरेंगे। ठीक है ना। तो अब जरा बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 0 क्या होगा, यानी कि उस बात की प्रोबेबिलिटी जब दोनों बार में से एक भी बार रेड बॉल ना आए तो क्या होगा, कैसे होगा कहानी। हमारी कहानी क्या है, हमारा इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक भी बार रेड बॉल ना आए। तो जब हम बैग में 1 by 1 ही हाथ डालेंगे, तो पहली बार हाथ डाले तो रेड बॉल नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक ही रेड बॉल है। तो इसका मतलब अगर 3 गो वाइट बॉल है तो 3 गो में से कोई अगर एक आ जाए तो हम कहेंगे कि हमारा रेड बॉल नहीं आएगा। तो रेड बॉल नहीं आने का मतलब हो गया कि 3 गो जो वाइट बॉल है उसमें से कोई एक चुन लो। तो 3 में से एक चुनने का तरीका 3C1 और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि टोटल होगा ना, नीचे ऊपर होता है नंबर ऑफ इवेंट, नीचे होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नीचे क्या हो जाएगा टोटल, तो टोटल 4 बॉल है, 4 में से आप कोई भी एक चुन लो इनटू, दोबारा हाथ डालेंगे, दोबारा भी रेड बॉल नहीं आना चाहिए। तो जब हम एक बार रेड बॉल वो डाल के निकाल चुके हैं तो अब हमारा एक तो बॉल कम हो गया, हमको एक भी बार रेड बॉल नहीं निकालना था। तो हम अगर वाइट बॉल निकाले हैं तो अब एक वाइट तो कम हो गया, अब एक वाइट कम हो गया तो अब हमारे पास 2 गो वाइट बचा, तो 2C1 और डिवाइडेड बाई 3C1। 3C1 क्यों, क्योंकि एक ही बॉल ना निकाले हो, 3 गो बॉल अभी बचा है। तो ये उसका सैंपल स्पेस हो गया, ये उसका इवेंट हो गया। तो 3C1 का मतलब होता है 3 और 2C1 का मतलब होता है 2 और डिवाइडेड बाई 4C1 का मतलब 4 और 3C1 का मतलब 3। तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 दूना 4 कट गया, यानी कि हम इसमें भरेंगे 1/2। अब हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे, यानी कि दोनों में से या तो पहली बार रेड बॉल आ जाए या दोबारा रेड बॉल आ जाए, है ना। तो पहली बार हाथ डाले मान लो और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पहली बार में क्या होगा, एक रेड बॉल है, आने का तरीका एक ही हुआ, नीचे तो 4 कुछ भी आ सकता है ना। फिर दोबारा हाथ डाले तो अब रेड बॉल नहीं आना चाहिए क्योंकि ये एक बार ही रेड बॉल माना गया है। तो अब कितना होगा 3 और बटे 3/3 होगा। क्यों,
क्योंकि अब तो पक्का 100% रेड बॉल नहीं आएगा। अगर पहली बार में अगर आपने रेड बॉल निकाल लिया तो 100% है कि अब रेड नहीं आएगा, यानी कि देखो ये प्रोबेबिलिटी 1 हो रही है, 3/3 1 होगी ना, तो अगली बार हाथ डालोगे तो वो पक्का रेड नहीं ही आएगा, क्योंकि एक ही रेड था, एक निकाल चुके हो। या फिर पहली बार जब हाथ डाले तो रेड नहीं आया, यानी कि 3/4, और इनटू अगली बार डालोगे तो अब की बार निकालना है, क्योंकि या तो पहली बार में रेड आ जाए या दोबारा रेड आ जाए। तो पहली बार में आया था, इसमें पहली बार में नहीं आया, दोबारा आएगा, तो 1/3 होगा, क्योंकि एक बॉल तो हमने वाइट निकाल रखा है। तो ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो यानी कि ये कितना आ गया 1/4 और प्लस ये 1/4, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2, यानी इसमें भी हम लोग 1/2 ही भरेंगे। अब ये 2 इसमें क्यों छोड़ रहे हैं भाई, इसमें ही रखो। अब x बराबर क्या भरना होगा अब हमको 2, यानी कि दोनों बारी में हमारा रेड बॉल ही है, पहली बार में भी और दोबारा भी। तो चलो पहली बार हाथ डाले रेड बॉल आए, दोनों बार में रेड बॉल तो आएगा ही नहीं। पहली बार हाथ डाले रेड बॉल आ गया अगर, तो 1/4 हो गया, दोबारा हाथ डालोगे तो रेड बॉल तो पक्का नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। क्यों? क्योंकि एक ही रेड बॉल था, तो अब क्या उसमें मंत्र से आ जाएगा क्या, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अब दोबारा जब निकालोगे तो 0 होगी। दोनों बार रेड बॉल नहीं आ सकता है, ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसमें हम लोग 0 भर देंगे। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका, है ना, 1/2, 1/2 और 0। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है वो क्या कह रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। यानी कि 2 कार्ड हमको निकालना है, 52 पत्तों का गड्डी होता है जो आप ताश देखते हैं, उसमें से 2 कार्ड निकालना है, लेकिन 1 by 1, यानी कि पहली बार निकालेंगे उसको रख लेंगे और फिर दोबारा निकालेंगे, है ना, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे जो पहले निकाले थे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट कार्ड इज रेड एंड द सेकेंड कार्ड इज जैक। यानी कि हमसे ये पूछ रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बार में जो तुम ताश निकाले थे वो रेड कार्ड हो, और दोबारा जो कार्ड निकाले थे वो जैक का हो। सोचो कि सबसे पहले जो ताश जो होता है वो 52 पत्तों का, उसमें होता क्या है, 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होता है, और जो 4 जैक होता है तुम्हारा, उसमें भी तो 2 रेड कार्ड होता है जैक का ही, और 2 जो ब्लैक का जैक होता है। तो अगर तुमसे बोला है कि पहली बार में जो रेड कार्ड निकले और दोबारा जो है वो तुम्हारा जैक कार्ड निकले, तो जो तुम्हारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा उसको क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो इन्होंने पूछा है, प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे। ये हो सकता है कि जब पहली बार जब तुम ताश निकाले तो 26 में से कोई एक ताश निकाले हो, समझना बात को। तो ये हो सकता है कि जो तुम ताश निकाले थे 26 रेड में से कोई भी रेड आ जाए, कोई क्या दिक्कत है, लेकिन वो रेड कार्ड अगर जैक का आ जाए तब दोबारा जब हाथ डालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी जैक के आने की। और अगर पहली बार में जब हम ताश निकाले हैं और अगर जैक का नहीं आया हो पहली बार में, अब फिर दोबारा हाथ डालें, क्योंकि हमको 2 कार्ड निकालना है 1 by 1, समझना इस बात को, 1 by 1 हमको हाथ डाल के निकालना है। तो ये हो सकता है कि जब हम हाथ डालें तो रेड कार्ड जो निकला वो जैक का नहीं था, और फिर जब हम दोबारा हाथ डालें तो जैक कार्ड आ जाए। तो 2 केसेस बनेगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड जैक कार्ड, ठीक है, फर्स्ट रेड जैक कार्ड और सेकेंड जैक। सेकेंड तो जैक है, वो रेड आया कि ब्लैक आया उससे मतलब नहीं है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड रेड जैक, माने रेड जैक का ही हो, और सेकेंड इज जैक, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड नॉन जैक है ना, नॉन जैक एंड सेकेंड जैक। समझे बात को, यहाँ पे एंड लिखो और नहीं, क्योंकि हमारा काम दोनों जब ताश निकल जाएगा तब होगा। दोनों ताश निकाल लेंगे पहली बारी, दोबारा तो होने के बाद ही हमारा प्रोबेबिलिटी समाप्त होगा, माने वर्क कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड रेड जैक एंड सेकेंड जैक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड नॉन जैक, यानी कि पहली जो निकाले वो रेड था लेकिन जैक नहीं था, एंड देन जैक,
सेकेंड बार निकाले जैक आया, ये दोनों हो सकता है। तो पहली बार में जरा बताओ कि पहली बार में जो कार्ड निकाल रहे हो, सुनना ध्यान से, पहली बार में जो कार्ड निकाल रहे हो हाथ डाल के, वो कार्ड जैक का ही रेड है, यही ना निकाल रहे हो। फर्स्ट कार्ड इज रेड जैक। तो रेड जैक कितने होते हैं? दो ही ना रेड जैक होते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 2 और टोटल तो 52 पत्ता का ताश है तो 52 होगा। और गुने अगली बार में जब निकाले एंड सेकंड जैक, अब अगली बार हाथ डाले तो वो जो तुम कार्ड निकाले थे एक बार में, वो तो जैक का ही ना था, तो एक जैक कम हो गया अब, क्योंकि 2 जैक में से एक जैक निकाल लिए हो। 2 जैक में से एक जैक को निकालने का तरीका 2 है, दोनों में से कोई एक जैक आ जाए। अब एक जैक तुम्हारे पॉकेट में आ चुका है, अब हाथ डालोगे तो केवल एक ही जैक बचेगा, सॉरी 3 जैक बचेगा ना। लेकिन अगली बार किसी का भी वो हो सकता है, रेड का भी हो सकता है, ब्लैक का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बस जैक हो जाना चाहिए। तो ये मत सोचना कि रेड का ही अगली बार भी निकालना है, अगली बार केवल जैक का कार्ड निकालना है, वो रेड ब्लैक कुछ भी आ जाए। तो अब 3 जैक टोटल बच गया, तो 3/51। क्यों 51? क्योंकि एक कार्ड हमारे बगले में आ चुका है। फिर और का मतलब प्लस, फर्स्ट कार्ड इज रेड नॉन जैक। तो रेड नॉन जैक का मतलब हमारा 4 ही गुना जैक होता है रेड का, तो चारों हटा दो, सॉरी 2 रेड होता है 2 ब्लैक का होता है, तो 2 रेड वाला हटा दो। तो अब रेड कार्ड कितने बचे? 24, टोटल 26 थे। अब रेड वाला जैक नहीं आना चाहिए, तो 2 को रेड वाला हटा दो, तो टोटल अब 24 कार्ड बचे। तो ये 24/52 इंटू अगली बार जो है वो जैक का आ जाए, तो अगली बार तो चारों का चारों रेड कार्ड, मतलब जो जैक कार्ड है, सुनना ध्यान से, जैक कार्ड है वो चारों का चारों बाकी है, क्योंकि नॉन जैक अभी निकाले थे। तो हमारे पॉकेट में अब जैक नहीं है, तो चारों का चारों जैक बचा हुआ है। तो अगली बार जो जैक निकालने की प्रोबेबिलिटी है वो 4/51 होगा, क्योंकि बगली में हमने एक ताश रख ही लिया था, तो टोटल ताश तो अभी भी 51 होगा। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका। अब इसको काट सकते हो, 2 से ये 26 बार में कट जाएगा, है ना, 26 दूना 52 होता है। 3 से ये आपका 17 बार में कट जाएगा, 17 तिया 51। ठीक है जी। फिर ये आपका 4 से 13 बार में कट जाएगा, 13 चौके 52। ठीक है जी। अब ये 24 है, तो आप इसको काट लो 3 से, 3 बटे 24 हो गया, और ये 3 से 17 बार में कट जाएगा, तो अब नहीं कटेगा। ठीक है ना? तो ये आप ऊपर हो जाएगा आपका 1/26 × 17 और प्लस 8/13 × 17। तो इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, है ना? क्या करोगे आप? एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो ये 26 है, 17 है और ये 13 है। तो एक काम करो, ये 26 ले लो और 17 ले लो, बस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 का मल्टीपल 26 में होता है, तो ये 26 गुना 17 हो गया एलसीएम इसका जी। ठीक है। तो अब इससे काटोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस इसे काटोगे तो 13 दूना के 26, तो एक 2 बचेगा, 17 से 17 कट गया है, तो ये 8 पहले से है वो रहेगा, है ना? तो 8 दूना के 16 और 1 17, तो 17/26 गुना 17, देख रहे हो कितना कैलकुलेशन दिया है? तो 1/26, यानी कि जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है तुम्हारा वो 1/26 है। बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इस तरह का और भी क्वेश्चन हम अगले वीडियोज़ में लेके आएंगे आपके, ठीक है ना? चलिए, अगले वीडियो का मतलब है कि इस सेक्शन में हम लोग इतना ही रहने देंगे, सेक्शन ए के क्वेश्चंस को, और अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चंस को लेंगे आपके, ठीक है ना, सैम्पल क्वेश्चन पेपर का। और धीरे धीरे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि जितने भी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको लाते रहेंगे और इसमें हम लोग अपलोड करते रहेंगे आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आप हमारे चैनल बाबा मैथ्स वालों को सब्सक्राइब करें और फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।